हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं घटना चक्र बायोलॉजी यूपीटी जीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड सीएसआईआर नेट जेआरएफ के लिए 2022 की। इसका हम लोगों का चैप्टर 1 चल रहा है और आपका जो सेट है वो 14। ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर 1 में क्लासिफिकेशन, वायरस और ये थर्ड है बैक्टीरिया। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं सेट 14। क्वेश्चन 41 कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल वॉल नहीं होती। आर्की बैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में, माइकोप्लाज्मा में या नोस्टॉक में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेल वॉल। आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और डी है नोस्टॉक। तो हमने पिछले वाले सेट में यानी कि सेट 13 में पढ़ा था कि सेल वॉल माइकोप्लाज्मा में नहीं होती है। ठीक है, ये बात हम लोगों को याद थी। तो यही क्वेश्चन दोबारा अलग तरह से पूछ लिया गया है। माइकोप्लाज्मा मोनेरा जगत से संबंधित है। मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा दोनों आते हैं। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जो माइकोप्लाज्मा है उसमें कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। ये पादपों एवं जंतुओं में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, पूरी बात ये कह रहे हैं कि माइकोप्लाज्मा मोनेरा जगत से संबंधित सूक्ष्मतम जीवधारी है। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, सेल वॉल एब्सेंट रहती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस मतलब एब्सेंस में भी ये जीवित रह सकते हैं। और इनका काम क्या है, जंतुओं और पादपों यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स में डिसीज़ को बढ़ाना। ठीक है उत्पन्न करना उनको। क्वेश्चन 42, माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है। तो इसे हम पढ़ चुके हैं, ये मोनेरा से संबंधित है। ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट रहती है। 43, पेप्टिडोग्लाइकन उपस्थित होता है। पेप्टिडोग्लाइकन इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ माइकोप्लाज्मा, सेल वॉल ऑफ फंगी, सेल वॉल ऑफ मैनी बैक्टीरिया या सेल वॉल ऑफ सम प्लांट्स। जो सेल वॉल होती है वो माइकोप्लाज्मा में होती ही नहीं है, एब्सेंट होती है। तो ये तो ऑप्शन हट ही जाएगा। और सेल वॉल फंगी की बात की जाएगी तो वो पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं, काइटिन की बनी हुई होती है। ठीक है, फिर सेल वॉल अगर बैक्टीरिया की जाएगी तो वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, सेल वॉल ऑफ मैनी बैक्टीरिया यानी कि ऑप्शन सी। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पतली किंतु प्रबल व दृढ़ होती है। ठीक है, आंतरिक अंगों की रक्षा अतिरिक्त जीवाणु को निश्चित रूप से प्रदान करती है। देखिए, मोनेरा में आपका माइकोप्लाज्मा भी है और मोनेरा में आपका बैक्टीरिया भी है। ठीक है, लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है कि जो माइकोप्लाज्मा उसमें सेल वॉल एब्सेंट रहती है और जो आपका बैक्टीरिया है उसमें सेल वॉल होती है, जो कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। ये पेप्टिडोग्लाइकन अथवा म्यूकोपेप्टाइड नामक बहुलक यानी कि पॉलीमर का बना हुआ होता है। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन 44, जीवाणु में कॉन्जुगेशन की खोज किसने की थी। ठीक है, इन बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय लिडरबर्ग एंड टॉटम। ये हमने बहुत ही ज़्यादा पढ़ा हुआ है, डिटेल पढ़ लेते हैं। जीवाणु में संयुग्मन या कॉन्जुगेशन की खोज लिडरबर्ग एंड टॉटम ने की द्वारा ई कोलाई नामक जीवाणु पर की गई। किस पे की गई, ई कोलाई नामक जीवाणु पर की गई। संयुग्मन यानी कि कॉन्जुगेशन क्या होता है, एक सेक्सुअल प्रोसेस है, प्रजनन की एक विधि है जिसमें एक जीवाणु अपने जेनेटिक मटेरियल को दूसरे बैक्टीरिया के में आपस में संपर्क के माध्यम से स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, ट्रांसफ़र कर देता है एक बैक्टीरिया दूसरे में। कॉन्जुगेशन के दौरान एक जीवाणु आनुवंशिक पदार्थ का दाता एक डोनर बन जाता है और जो लेता है वो रिसिपिएंट कहलाता है। ठीक है, दाता जीवाणु के पास मौजूद डीएनए अनुक्रम को फर्टिलिटी फैक्टर यानी कि एफ फैक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, दो बैक्टीरिया आए और उन्होंने क्या किया, कॉन्जुगेशन किया। एक ने दिया, दूसरे ने लिया। ठीक है, एक डोनर कहलाया, एक रिसिपिएंट कहलाया। और जो देता है उसका जो डीएनए है उसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलिटी फैक्टर भी उसे कहा जाता है। दाता जीवाणु के पास मौजूद डीएनए अनुक्रम को फर्टिलिटी फैक्टर या एफ फैक्टर भी कहते हैं। और ये किस में किया जाता है, ये ई कोलाई पर किया था। किसने, लिडरबर्ग एंड टॉटम ने इस प्रोसेस की डिस्कवरी की थी, कॉन्जुगेशन की। ठीक है, क्वेश्चन 45, डिप्लोकोकस निमोनी में रूपांतरण की खोज किसने की। ट्रांसफॉर्मेशन इन डिप्लोकोकस निमोनी वॉज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ठीक है, ग्रिफिथ ने ये काम किया था, ऑप्शन ए। ट्रांसफॉर्मेशन चेक किया था डिप्लोकोकस निमोनी में।
फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस निमोनिया जीवाणु में रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया की खोज की। बाद में एवरी मैक्लिओड और मैकॉर्टी नामक वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग को दोहराकर आनुवंशिक पदार्थ की रासायनिक प्रकृति का यानी कि केमिकल नेचर का भी पता लगाया था कि जेनेटिक मटेरियल का जो केमिकल होता है, केमिकली वो कैसा है, इसके बारे में पता लगाया था। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन किसमें किया था? डिप्लोकोकस निमोनिया ने किसने किया था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया था। ये याद रखना है आपको। 46 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्रिफिथ प्रयोग में रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता? ठीक है, तो फर्स्ट है आपका प्रोटीएज, फिर है आरएनएज, फिर है डीएनएज और फिर है बोथ ए एंड बी। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे सही है कि ये दोनों इफेक्ट नहीं डालते, क्योंकि जो इन्होंने ग्रिफिथ ने प्रयोग किया था, ठीक है, ग्रिफिथ प्रयोग में प्रोटीन पाचक एंजाइम तथा आरएनए पाचक एंजाइम रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता। जो प्रोटीएज है और जो आपका आरएनएज है, ये दोनों प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कौन सा है? प्रोटीन पाचक एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और आरएनएज भी आपका क्या है? पाचक एंजाइम है। तो इन दोनों से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो उन्होंने किसको यूज़ किया था? उन्होंने डीएनएज को यूज़ किया था। तो आप ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, 46 का डी। 47, निम्न में किस विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल? जो आपका टीएमवी होता है उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आपका आरएनए होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है MS2 फाज। ठीक है, MS2 में आपका आरएनए होता है। ठीक है, यहाँ पे भी आरएनए है। T2 में आपका होता है डीएनए, और इसीलिए आपका ये ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होता है। ठीक है, वायरस T2 फाज को इंटरोबैक्टीरिया फाज भी कहा जाता है। ये बैक्टीरिया ई कोलाई को संक्रमित कर उसे समाप्त कर देता है। ठीक है, बैक्टीरियोफाज वही तो वायरस होते हैं जो कि क्या करते हैं? बैक्टीरिया के अंदर एंट्री करते हैं। ठीक है, और मिलके बैक्टीरिया वो इनएक्टिव होते हैं, उसमें जाके वो एक्टिव हो जाते हैं। तो ये क्या होता है? ये जीवाणु ई कोलाई को संक्रमित कर उसे समाप्त कर देता है। इनके जीनोम में लीनियर डीएनए पाए जाते हैं। ये एक सुरक्षात्मक प्रोटीन आवरण से ढका रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात समझ में आ गई कि ये T2 फाज में डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है। अब बात ये करें जो ऑप्शन और इन्होंने दिए, यानी कि TMV टोबैको मोज़ेक वायरस, यानी कि तंबाकू की पत्तियों को जो संक्रमित कर देते हैं, उसमें क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। और MS2 फाज जो है, इसमें आपका भी आरएनए होता है। जो ई कोलाई को संक्रमित करता है का आनुवंशिक पदार्थ आरएनए है, MS2, और इसमें क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। और जो T2 है उसमें आपका लीनियर डीएनए है। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो 47 का सी ऑप्शन सही है। ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोग में विषैला वायरलेंट स्ट्रेन कहा जाता है। S स्ट्रेन को, R स्ट्रेन को, M स्ट्रेन को, K स्ट्रेन को। तो आपका जो S स्ट्रेन है उसको कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। ग्रिफिथ के रूपांतरण में विषैला वायरलेंट स्ट्रेन S स्ट्रेन कहलाता है, जबकि अविषैले स्ट्रेन को R स्ट्रेन कहते हैं। R कैसा होता है? अविषैला। ठीक है, और ये होता है विषैला। 49, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी यानी कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है? ठीक है, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास या राइजोबियम और क्लॉस्ट्रीडियम। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। राइजोबियम क्या होता है? नाइट्रोजन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, और इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में केवल राइजोबियम ही एकमात्र जीवाणु है जो कि सिम्बायोटिक रूप में मिलता है, और इसका काम क्या होता है? नाइट्रोजन को फिक्स करना। बाकी जो है वो क्या है? फ्री लिविंग आपके हैं। ठीक है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम, ये सब फ्री लिविंग बैक्टीरियाज में आते हैं। 50, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है? ट्यूबरक्यूलोसिस, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, रेबीज। तो आपका फर्स्ट जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, बैक्टीरिया आपके इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बैक्टीरिया या जीवाणु। ठीक है, और आपका जो मीजल्स है, स्मॉल पॉक्स है, रेबीज है, ये किससे होता है? ये विषाणु यानी कि वायरस से होता है। आपके 50 क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट सेट में नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।